नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप सभी को व्यवसाय ड्राफ्टमैन सिविल के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में वर्णित टॉपिक RCC के बारे में बात करूंगा आपसे। पहले भाग में हम थोड़ा जान पहचान करेंगे, थोड़ा परिचय करेंगे RCC से और जानने का प्रयास करेंगे कि इसकी महत्ता क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, ये कितने पैमाने पर इस्तेमाल होता है वगैरह वगैरह। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं RCC के परिचय की। RCC एक ऐसा भवन निर्माण सामग्री है। भवन निर्माण सामग्री से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वो सारी वस्तुएं, वो सारी चीज़ें, वो सारे मटेरियल जो किसी भी भवन को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको हम भवन निर्माण सामग्री की श्रेणी में रखेंगे। तो RCC एक ऐसी भवन निर्माण सामग्री है जिसमें सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, एडमिक्सचर्स, स्टील और पानी को उचित मात्रा में मिला करके तैयार किया जाता है। यहाँ पर बारी बारी से देखेंगे सीमेंट क्या होता है। सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करता है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को एक साथ मिला करके मजबूती से पकड़े रहना। और इसमें सीमेंट का सहायक साबित होता है पानी। इसमें एक शब्द एडमिक्सचर्स का इस्तेमाल हमने किया है। एडमिक्सचर्स कुछ ऐसे मिलावे होते हैं जिनसे हम कंक्रीट के गुणों में आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। मसलन अगर हमें उनका सेटिंग टाइम बढ़ाना है, सेटिंग टाइम कम करना है, तो हम उसमें कुछ ऐसे केमिकल एडमिक्सचर्स मिलाते हैं जिनसे उनका सेटिंग टाइम वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें चेंज या ऑल्टर की जा सकती हैं। तो अगर मैं फिर से बताऊं कि RCC क्या है, तो RCC से आपको समझ लेना चाहिए कि ये एक ऐसी भवन निर्माण सामग्री है जिसमें सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, एडमिक्सचर्स, पानी और स्टील भी बहुत ही महत्वपूर्ण भवन निर्माण सामग्री है। आगे इसकी महत्ता के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज के समय में अगर देखा जाए तो इसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। आज आपके इर्द गिर्द जितने भी भवन निर्माण किए जा रहे हैं या सिविल निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उन सभी में RCC यानी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक एक घटक के बारे में जो RCC यानी कि रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला मैं बात करूंगा सीमेंट के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा घटक है RCC का, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को एक साथ पकड़े रहना, बांधे रखना। इसमें पानी उसका सहायक साबित होता है। सीमेंट हमारे पास कई प्रकार के उपलब्ध हैं जो नॉर्मली अमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो ऑर्डिनरी लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, इसी को हम OPC बोलते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। ये हमारे पास मार्केट में उपलब्ध होता है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी जो है IS 269 में दिया हुआ है। मतलब इसके गुणों के बारे में, इसके लिए आवश्यक कितनी क्योरिंग है, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से IS 269 में दिया हुआ है। किसके बारे में? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में, यानी कि OPC के बारे में। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट है, IS 8041 में इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ऐसी जगह पर इस्तेमाल करते हैं, कंक्रीट बनाने में ऐसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर सेटिंग टाइम हमें बहुत कम चाहिए। मसलन हमने कंक्रीट को प्लेस किया और वो जल्दी से जो ग्रीन कंक्रीट है, मतलब जो अभी अभी प्रिपेयर्ड कंक्रीट है, वो एक मजबूत आकार ले और उसके शेप में चेंजेस न हो, तो वैसे जहाँ पर ये समय हमारे पास कम उपलब्ध होता है वहाँ पर हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। फिर बात करते हैं पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, इसको हम PPC बोलते हैं। PPC भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल हो रही है आज के समय में। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, इसमें एक शब्द नया है, पोज़ोलानास। पोज़ोलाना कुछ ऐसे मिलावे हैं जो सीमेंट में डाल देते हैं जिसमें रिएक्टिव सिलिका होती है। सीमेंट में डाल देने से पहले तो उसका मास बढ़ जाता है, दूसरा उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। पोज़ोलाना जो आज के समय में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है वो थर्मल पावर प्लांट से निकला हुआ जो फ्लाई ऐश है। फ्लाई ऐश आपने सुना होगा। फ्लाई ऐश को मिला करके बहुत बड़े पैमाने पर जिस पोज़ोलाना का इस्तेमाल होता है वो फ्लाई ऐश है जो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट में इस्तेमाल होता है। अब ये फ्लाई ऐश होता क्या है, मैं अगर ज़रा बताना चाहूँ आपको तो मैं कहूँगा कि थर्मल पावर प्लांट यानी कि ऐसे पावर प्लांट विद्युत उत्पादक संयंत्र
जहाँ पर तापमान बढ़ा करके, यानी कि कोयले को इस्तेमाल करके वहाँ पे बॉयलर को हीट किया जाता है और भाप से फिर हमें विद्युत बनाने में मदद मिलती है। वैसी जगह पे जब वो कोयला जलता है जो एक बहुत ही फाइन पाउडर्ड फॉर्म में होता है, तो वो कोयला जलने के बाद जो राख बचती है उसी को हम फ्लाई ऐश कहते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अमूमन उपलब्ध होती है, सभी थर्मल पावर प्लांट पे उपलब्ध है। तो वहाँ से इसको फैक्ट्री में, सीमेंट फैक्ट्री में ले जाया जाता है और जब उसके साथ मिला करके सीमेंट तैयार की जाती है तो उसको हम पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट कहते हैं। फ्लाई ऐश के अलावा जो हमारे पास पोज़ोलानाज इस्तेमाल हो रहे हैं वो राइस हस्क ऐश है, मतलब धान का जो छिलका होता है उससे जो राख निकलती है उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब जहाँ पे स्टील को प्योरीफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, ओर से कन्वर्ट किया जाता है उसको आयरन में, या स्टील बनाया जाता है उत्पादन जहाँ पे किया जाता है, तो उस ओर से जो स्लैग निकलता है उसको हम ठंडा करने के बाद ग्राइंड करते हैं, तो उसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं पोज़ोलाना की तरह। तो अमूमन पीपीसी भी बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है। हाई स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी सीमेंट, इसके बारे में विस्तृत रूप से IS 8112 में दिया हुआ है। IS क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स हैं जो भारत सरकार द्वारा निर्मित हैं, उसको मान्यता मिली हुई है। इनमें जो भी डेटा होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद पब्लिश किए जाते हैं, तो यहाँ पे लिखी हुई जानकारी को आप ऑथेंटिक और अंतिम सत्य मान सकते हैं। फाइन एग्रीगेट की अगर मैं बात करूँ तो फाइन एग्रीगेट पे आपको दिखेगा कि हमारे पास जो IS सीव नंबर 480 है। सीव का मतलब होता है छन्नी, जिससे कि आप अमूमन देखे होंगे अपने घरों में, जिससे आटे से भूसी को अलग किया जाता है, वही छन्नी है। जब आप इसको लैब या सिविल इंजीनियरिंग लेबोरेटरीज़ में देखते हैं तो उसका नंबर इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से फिक्स किया गया है। तो IS सीव नंबर जो 480 है, अगर उससे हम सैंड को पास कराते हैं तो जो भी पास हो जाता है IS 480 से, उसको हम फाइन एग्रीगेट की श्रेणी में रखते हैं। इसकी ग्रेडिंग IS 383 में विस्तृत रूप से दी हुई है। अब अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में कहूँ, आम भाषा में कहूँ आपसे कि फाइन एग्रीगेट क्या है, तो आप लाल बालू देखे होंगे अपने इर्द गिर्द, जो अमूमन पठार से निकलने वाली नदियों में पाया जाता है, तो वो लाल बालू को ही हम बोलते हैं यहाँ पे फाइन एग्रीगेट। अमूमन आप उसको जो गंगा, जो आपके हिमालय से आ रही नदियों में जो बालू पाया जाता है जो सफ़ेद रंग का होता है, अमूमन सफ़ेद रंग का, परफेक्टली वाइट नहीं, ऑफ वाइट कह सकते हैं, उस सैंड की प्रॉपर्टी में और ये लाल बालू जो फाइन एग्रीगेट की प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो आप कह सकते हैं कि जो से हम फाइन सैंड कह रहे हैं वो अमूमन पठार से निकलने वाली नदियों में पाए जाने वाला लाल बालू ही है। आगे बढ़ते हैं और कोर्स एग्रीगेट के बारे में बात करते हैं। वह ऐसा एग्रीगेट जो IS सीव नंबर 480 पे रिटेन कर जाए, मतलब उस पर रुक जाए, उससे पास ना हो पाए, उसको हम कोर्स एग्रीगेट की श्रेणी में रखते हैं। इसका साइज़ हम कह सकते हैं कि जो 480 से पार नहीं हो पा रहा है वही हमारा कोर्स एग्रीगेट कहलाएगा। अब कोर्स एग्रीगेट को अगर नॉर्मल भाषा में मैं कहूँ, जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है, वो आपको गिट्टी मिलती है जो ग्रे कलर की होती है, जिसे पत्थर को तोड़ करके बनाया जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि जो पहाड़ से आ रही नदियाँ हैं उसमें भी आपको पत्थर छोटे छोटे मिलते हैं जो राउंड होते हैं, लेकिन आप उसको कभी भी कंक्रीट बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको हमेशा ही ऐसे पत्थर का इस्तेमाल करना है जो तोड़ करके बनाए गए हों, जिसको हैमर से या क्रशर से तोड़ा गया हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंक्रीट में जो एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, उसका फ्लेकी होना बहुत ज़रूरी है। फ्लेकी होना मतलब कि उसमें कॉर्नर्स होने चाहिए, मतलब कुछ इस तरीके का इरेगुलर शेप होना चाहिए। हो सकता है लंबा हो, लेकिन ये गोल बिल्कुल भी या ओवल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप आगे डिटेल में देखेंगे कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ कैसे आती है या वो लोड को कैसे ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह पर या फिर एक मेंबर से दूसरे मेंबर पर, तो आपको पता चलेगा कि इंटरलॉकिंग ऑफ एग्रीगेट, यानी कि ये जो हमारे पास कोर्स एग्रीगेट है, इनके जो कोने एक दूसरे से लॉक होते हैं, इनकी वजह से ही बहुत भारी मात्रा में शेयर ट्रांसफ़र होता है एक जगह से
दूसरी जगह पे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो एग्रीगेट हो वो कैसी हो, वो पत्थर को तोड़ करके बनाई गई हो। तो ये आपने कोर्स एग्रीगेट के बारे में जाना। अब हम बात कर लेते हैं पानी का। पानी का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पीने योग्य हो यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसमें जो पीएच हो, जो सॉल्ट की मात्रा हो, क्लोराइड्स की मात्रा हो, वो जितनी कम होगी उतनी ही बेहतर आपकी कंक्रीट मानी जाएगी। तो अमूमन जो हमने यहाँ पे लिया है पीएच वैल्यू 6 से 8 के बीच में होना चाहिए, जो आपका पानी कंक्रीट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। IS 1454-3 में इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी हुई है। अब मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि पानी में अगर नमक की मात्रा है तो उससे क्या नुकसान होगा। उससे एक बहुत ज़रा सा नुकसान है। देखिए, अगर आप रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब कि कंक्रीट के बीच में आपने स्टील डाल रखी है, यानी कि सरिया डाल रखी है। और सरिया क्या होता है कि वो प्रोन होता है कोरोजन के, मतलब उस पर जंग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर पानी जो आप कंक्रीट बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें अगर नमक की मात्रा ज़्यादा है, तो वो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगा कि सरिया पे जल्दी से जंग लग जाए। और एक बारी अगर सरिया पे जंग लग गया तो फिर वो आपके निर्माण को कमज़ोर करेगा। वो तनन जो शक्ति है उस सरिया की, वो धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि जो भी पानी हम इस्तेमाल करें कंक्रीट बनाने के लिए, उसका पीएच 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रीइंफोर्समेंट के बारे में, यानी कि सरिया के बारे में। देखिए, रीइंफोर्समेंट यहाँ पे हम अमूमन स्टील ले लेते हैं, स्टील बार को ले लेते हैं, लेकिन इसके स्थान पे और भी कई सारे मटेरियल हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताना चाहूँ तो अगर आपके पास बांस है, बम्बू, तो बम्बू भी एक बहुत बढ़िया रीइंफोर्समेंट का काम कर सकता है, क्योंकि इसका भी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यानी कि तनन सामर्थ्य है, वो बहुत अच्छा है। बस दिक्कत क्या है कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल डायामीटर है, मतलब सरिया आपको बहुत पतले डायमीटर्स में 20 mm, 18 mm, 14 mm, 12 mm, 10 mm में, 8 mm में मिल जाएगी। बट बैम्बू इतना पतला मिले ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शनल जो डायमीटर है, ये डायमीटर जो है वो ज़्यादा होगा। अगर ये डायमीटर ज़्यादा हुआ तो आपका जो सेक्शन होगा, कोई भी आरसीसी का सेक्शन होगा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा, जिससे कंक्रीट की मात्रा बढ़ेगी और फिर वो आपका जो निर्माण है वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। लेकिन अगर मोटे तौर पे आप देखें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बैम्बू को भी, और कई जगहों पर आर्चेस या लिंटल, अमूमन लिंटल की जगह पे बैम्बू को इस्तेमाल किया जाता है। जो लो कॉस्ट हाउसेस है वहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल हम रीइंफोर्समेंट में पढ़ेंगे सिर्फ सरिया के बारे में, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स है जिनके बारे में हमें जान लेना चाहिए। सबसे पहले तो ऐसा रीइंफोर्समेंट का चुनाव करें जिसको आसानी से हम काट सके, मोड़ सके, उसके साथ जो भी शेप में जिस भी शेप में हमें रीइंफोर्समेंट को इस्तेमाल करना है, उस शेप में उसको कन्वर्ट कर सके, ये बेहद आवश्यक है। उसका तनन सामर्थ्य अधिक हो, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि अगर उसको पकड़ के एक्सिली खींचा जाए, जैसे ये पेन को अगर आप एग्जाम्पल लें और इसको मैं बाहर की तरफ खींचूं और ये न टूटे, यही इसका तनन सामर्थ्य है। तो तनन सामर्थ्य ज़्यादा होना चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी बात है कि ये कंक्रीट के साथ मजबूती से पकड़ा होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि कंक्रीट अलग है और सरिया अलग है। मतलब कंक्रीट के बीच में अगर सरिया है तो कंक्रीट और सरिया के बीच के सरिया के जो सतह का बॉन्डिंग है वो मजबूत होना चाहिए। मतलब अगर मैं इसको खींचना चाहूँ, जैसे अगर इसको आप कंक्रीट समझे और इसको स्टील समझे और इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, कंक्रीट ने स्टील को पकड़ा है, अगर मैं इसको खींचना चाहूँ तो इसको निकलना नहीं चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। एक सबसे अंतिम में जो एक बात पे मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा वो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या है कि अगर तापमान 1 डिग्री हम बढ़ा देते हैं, किसका, जो आरसीसी हमने इस्तेमाल किया है उसका अगर तापमान 1 डिग्री बढ़ा देते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने या घटने की वजह से सरिया में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब उसकी लंबाई बढ़ेगी या कम होगी। और यही काम होगा कंक्रीट के साथ भी। कंक्रीट का भी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, जब तापमान बढ़ेगा तो वो भी फैलेगा, एक्सपैंड होगा, और जब तापमान कम होगा तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ेगा।
तो यह जो फिनोमेना है इसमें हम ऐसे रीइंफोर्समेंट मटेरियल का इस्तेमाल करें, रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करें जिसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लगभग बराबर हो कंक्रीट के। इसका मतलब क्या है कि जैसे कंक्रीट के बीच में सरिया बिल्कुल मजबूती से पकड़ा हुआ है, अगर टेम्परेचर 1 डिग्री हमने बढ़ाया तो कंक्रीट फैलेगा और साथ में स्टील भी फैलेगा। तो ज़रूरी क्या है कि यह दोनों एक साथ एक्सपेंशन हो इसमें और एक साथ कॉन्ट्रैक्शन हो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो बॉन्डिंग है वो छूटेगी नहीं। अगर मान लेते हैं कि स्टील तेज़ी से एक्सपेंड हो रहा है और कंक्रीट कम एक्सपेंड हो रहा है, तो स्टील एक्सपेंड होकर के जो इन दोनों के मतलब कंक्रीट और स्टील के बीच का जो बॉन्डिंग है सरफेस पे, वो कमज़ोर होकर टूट जाएगा। और जब ऐसा होगा तो वो स्टील आपके काम में बिल्कुल नहीं आने वाला है, वो बिल्कुल भी तनन बल यानी टेंसाइल फोर्स को बेयर नहीं करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ स्टील है, जैसे माइल्ड स्टील बार है। अगर हम देखें इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ये हम FY इस्तेमाल करते हैं जब हम LSM मेथड से डिज़ाइन कर रहे होते हैं, लिमिट स्टेट मेथड से। डिज़ाइन फ़िलॉसफी कई सारी है, अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड है, LSM है, लिमिट स्टेट मेथड, और एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड है WSM। तो अलग अलग डिज़ाइन फ़िलॉसफीज़ में हम अलग अलग इसके स्ट्रेंथ को कंसिडर करते हैं। तो अगर हम लिमिट स्टेट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FY को यूज़ करेंगे। अगर FY आपने जानना चाहा कि माइल्ड स्टील यानी MS बार के लिए क्या होगा, तो 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। वहीं अगर आप देखेंगे परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ सिग्मा ST अगर आप देखेंगे, सिग्मा ST क्या है, ये WSM में इस्तेमाल होता है। WSM मतलब वर्किंग स्टेट मेथड। WSM में हम जो स्टील का तनन बल है उसको हम कंसीडर करते हैं 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर अप टू 20 mm डायमीटर बार। अगर 20 mm डायमीटर बार से ज़्यादा है तो 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर का हम तनन बल मानेंगे। वहीं अगर HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार डिफॉर्म्ड बार की बात करें, FE 415 की इसका वो डेजिग्नेशन है, नाम है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FI की बात करेंगे तो 415 हम कंसीडर कर पाएंगे और सिग्मा ST को 230 ले पाएंगे। वहीं अगर हम FE 500 की बात करेंगे तो FY आएगा आपका 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 275 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका सिग्मा ST आएगा। तो ये स्टील के बारे में जानकारी हो गई। अब टाइप्स ऑफ स्टील की बात करें अगर, तो देखिए एक तो प्लेन बार है जिसके सरफेस एकदम प्लेन है, फिर डिफॉर्म्ड बार है जिसके सरफेस पर कुछ डिफॉर्मेशन किया गया ताकि वो कंक्रीट के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना सके। वहीं ट्विस्टेड बार कुछ है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इन सभी स्टील के बारे में लिखा हुआ है। माइल्ड स्टील अगर ग्रेड 1 है तो IS 432 में उसके बारे में जानकारी है। HYSD के बारे में 1139 की IS 1139 में डिटेल में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट की। देखिए कंक्रीट का जो डेजिग्नेशन है वो उसी को हम ग्रेड्स बोल लेते हैं अमूमन। ये M इस तरह से लिखा होता है, जैसे M 7.5, M 10, M 15, इस तरह M 40, M 35 इस तरीके से लिखा होता है। अब आपको समझ लेना है कि M क्या है और नंबर क्या है। M का मतलब है मिक्स और नंबर का मतलब है उसका सामर्थ्य, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को दर्शाता है। देखिए जो हमारे पास कंक्रीट बनाने की फ़िलॉसफी है अमूमन 2 ही प्रैक्टिस में है, और भी सारी हैं बट 2 के बारे में मैं बात करूँगा। एक तो नॉमिनल मिक्स है। नॉमिनल मिक्स का मतलब कि ये डेटा अनुभव के आधार पे आया है, मतलब एक्सपीरियंसेस। एक कोई व्यक्ति है जो कई सालों से काम कर रहा है सिविल कंस्ट्रक्शन में, उसने यह एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया कि अगर इस रेशियो में 1:4:8, मतलब 1 क्या है उसमें सीमेंट है, 4 क्या है आपका फाइन एग्रीगेट यानी लाल बालू, कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं, 8 क्या है कोर्स एग्रीगेट है। अगर हम इस रेशियो में इन तीनों को मिलाए पानी के साथ तो जो कंक्रीट बनेगा उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसकी परमिसिबल स्ट्रेंथ होगी। ये कैसे पता चला था? ये हमें पता चला एक किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के काम करने के साथ, जैसे उसने और भी सारे रेशियो को इस्तेमाल किया होगा, फिर उसको टेस्ट किया होगा, उसको कॉमनली ये रिज़ल्ट्स मिले, तो ये नॉमिनल मिक्स की बात हो गई। लेकिन ये हमेशा इस्तेमाल नहीं होता है। आपके जानकारी के लिए मैं कहूँ,
बड़े सिविल इंजीनियरिंग के जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पर बाकायदा इसको डिज़ाइन किया जाता है। उसको डिज़ाइन मिक्स बोलते हैं। मतलब नॉमिनल मिक्स बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता बड़े प्रोजेक्ट्स में, वहाँ पे डिज़ाइन मिक्स को डिज़ाइन किया जाता है बाकायदा। एक मैं कारण आपको और बता दूं, ऐसा इसलिए है, अगर मैंने उदाहरण के तौर पे लिया कि मुझे M20 ग्रेड की कंक्रीट बनाने के लिए जो रेशियो है वो 1, 1.5 और 3 का रेशियो है। मतलब 1 हमने सीमेंट का इस्तेमाल किया, 1.5 हमने फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को हमने 3 लिया। इस रेशियो में हमने तीनों को मिलाया तो जो हमें कंक्रीट मिली वो M20 ग्रेड की मिली। ये मिल सकती है, स्वाभाविक है, लेकिन हो सकता है कि ये जगह जगह पे डिपेंड करता हो। मसलन अगर हम यहाँ उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कोई निर्माण कार्य कर रहे हैं तो हम सारी निर्माण सामग्री आसपास से ही इकट्ठा करेंगे, जाहिर है हम कहीं दूर से तो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके ले नहीं आएंगे। तो हमारे पास जो लोकली अवेलेबल सैंड है, फाइन एग्रीगेट है या कोर्स एग्रीगेट है, उसकी प्रॉपर्टी में और जो आपको वेस्ट बंगाल में या फिर कर्नाटका में, बेंगलुरु में जो आपको मिल रही होगी फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, उसकी स्ट्रेंथ में अंतर होगा, ये स्वाभाविक है। और अगर हमने इसी रेशियो पे मिला करके तीनों को चाहा कि M20 ग्रेड की कंक्रीट हमें मिल जाए तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर हम प्रयास करते हैं डिज़ाइन करने का। डिज़ाइन में हम क्या करते हैं कि वहाँ पे लोकली अवेलेबल जो सैम्पल्स हैं उनको मंगा लेते हैं, लैब में टेस्ट करते हैं, फिर इसके रेशियो को डिज़ाइन करते हैं। इसके लिए बाकायदा हमारे पास IS कोड्स हैं, जिसमें कुछ कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। IS 10262 ये मिक्स डिज़ाइन के लिए बाकायदा कोड बना हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रिकॉग्नाइज़ करती है। ये अकेले मिक्स डिज़ाइन में इस्तेमाल नहीं होता, इसके साथ आपको IS 383 यानी ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स के लिए इसको इस्तेमाल करना होगा, और साथ ही साथ IS 456 456 को यूज़ करना होगा कंडीशंस को वेरीफाई करने, जस्टिफाई करने के लिए। तो जब हम इन तीनों कोड का इस्तेमाल करके बाकायदा कंक्रीट का वो रेशियो डिसाइड करते हैं, उसको हम डिज़ाइन मिक्स बोलते हैं। अब आप कैसे पहचानेंगे कि कोई जो रेशियो आपको दिया गया है वो नॉमिनल मिक्स है या डिज़ाइन मिक्स है? तो देखिए, अगर आपको 3 टर्म दिखे 1:4:8 यानी 3 टर्म दिखे, इसमें क्या है, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट है। यहीं पर अगर आपको इस तरीके से कुछ दिखे 1:3:5:2, 4 टर्म्स अगर दिखता है जिसमें चौथा टर्म वाटर होता है, पानी, अगर 4 टर्म दिखता है तो इसका मतलब ये क्या है, आपका मिक्स डिज़ाइन है। तो इस तरीके से आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात कर सकते हैं। कुछ टेस्ट हैं कंक्रीट में जिसमें पहला हम बात कर लेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, हम जो कंक्रीट प्रिपेयर करते हैं उसका एक 150 mm एज का कंक्रीट ब्लॉक बनाते हैं, एक नहीं कई सारा बनाते हैं उसी सैंपल से जिसको हम निर्माण कार्य के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। उसको 24 घंटे के लिए हम एक बेहतर ह्यूमिडिटी पे उसको एटमॉस्फेरिक कंडीशन में उसको स्टोर करते हैं, फिर उसके बाद वाटर बाथ में यानी पानी में उसको डुबो देते हैं। उस सैंपल को कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए कंक्रीट ब्लॉक लगा हुआ है। ये कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन ऊपर से एक्सियल फोर्स उस पर लगाती है और उस सैंपल को तोड़ते हैं, और जिस भी प्रेशर पे वो टूटता है उसको हम नोट कर लेते हैं, वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाती है। ये टेस्ट हम 7 दिन पे करते हैं, फिर 28 डेज़ पे करते हैं, और सारे रिजल्ट्स को हम कंपाइल करते हैं। फिर हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि जो कंक्रीट हमने बनाया है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है। ये आपको मोल्ड दिख रहा है, ये 150 mm एज का मोल्ड है, मतलब इसका जो ये लेंथ होगा वो कितना होगा, 150 mm होगा। वर्केबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगर शब्द वर्केबिलिटी पे मैं फोकस करूं तो ये क्या है, कंक्रीट बनाने से लेकर के उसको आप ट्रांसपोर्ट करेंगे। यहाँ अगर कंक्रीट बनाया, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया, जहाँ पे लगाना है वहाँ प्लेस किया, उसका कॉम्पैक्शन किया, तो ये जो समय लगता है इसमें अगर आप आसानी से काम कर पाते हैं वही उसकी वर्केबिलिटी कहलाती है। इसका टेस्ट करने के लिए हम स्लम्प टेस्ट करते हैं, जिसमें एक मोल्ड होता है जिसकी ऊंचाई 300 mm है, टॉप का डायमीटर 100 mm है और बॉटम का डायमीटर 200 mm है। हम इसको इस तरह से रख देते हैं,
फिर इसमें कंक्रीट पोर करते हैं, टेम्पिंग रॉड से इसको टेम्प करते हैं, फिर मोल्ड हटाते हैं। तो ये क्या होगा, कंक्रीट फैल जाएगा। जैसे आपने देखा पहले जब इस फॉर्म में रहा होगा तो कंक्रीट इस तरह रहा होगा, फैलने के बाद वो ये ऐसे हो गया। जो इसके टॉप से जो डिफरेंस आता है उसी को हम स्लम्प कहते हैं। इससे हम वर्केबिलिटी जस्टिफाई कर पाते हैं। अब देखिए, अगर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए आपको कंक्रीट इस्तेमाल करना है तो उसका स्लम्प 20 से 40 mm होना चाहिए। अगर मास कंक्रीटिंग के लिए इस्तेमाल करनी कंक्रीट तो उसका स्लम्प 25 से 50 होना चाहिए। आरसीसी वर्क के लिए आपके पास जो स्लम्प होना चाहिए 80 से 150, और आर्चेज में अगर आप कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्लम्प होना चाहिए 90 से 100 सेंटीमीटर। यहीं पे अगर सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है तो वो तो फ्लो करती है। स्लम्प टेस्ट में क्या होता है, जब आप मोल्ड ऊपर उठाएंगे तो कंक्रीट पूरा फैल जाएगा, तो कुछ इस तरह फैलेगा। देखिए, स्लम्प आपने उठाया, मोल्ड उठाया तो कंक्रीट ऐसे फैल जाएगा। इसके डायमीटर को नाप लेते हैं, वहाँ से हमें सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का स्लम्प पता चलता है। कुछ डिटेलिंग है, जैसे कंक्रीट में अगर आप कोई प्रतीकात्मक चित्र बना रहे हैं तो वहाँ पे डिटेलिंग्स में जैसे कंक्रीट लाइन को थिन होगी, अगर ब्रोकन लाइन है तो वो एक्सपोज्ड कंक्रीट है, थिक है तो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट है। इस तरीके से ये बार विथ हुक है, कॉर्नर्स पे 90 डिग्री का अगर आपने हुक बनाया तो इस तरीके से आप दिखा पाएंगे। अगर सेपरेटेड बार है तो आप यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट उसको कर सकते हैं। आज के पूरे पाठ में हमने जाना कंक्रीट के बारे में कि कंक्रीट क्या होता है, उसका परिचय क्या, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके घटक के बारे में पढ़ा, जिसमें महत्वपूर्ण था सीमेंट, सरिया भी महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद हम लोगों ने मिक्स के बारे में जाना। मिक्स में हमारे पास नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स है। डिज़ाइन मिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कोड्स के नाम पता होने चाहिए। IS 10262 डिज़ाइन मिक्स का कोड है, जो अकेले इस्तेमाल नहीं होता है। उसके साथ आपको IS 383 383 और IS 456 1456 से रेफरेंस लेकर के आप कोई कंक्रीट को डिज़ाइन करते हैं। अगर आप कंक्रीट डिज़ाइन मिक्स के माध्यम से बना रहे हैं तो जो रेसिपी आएगी, जो रेशियो आएगा, उसमें 4 टर्म्स होंगे, जिसमें पहला होगा सीमेंट, दूसरा होगा फाइन एग्रीगेट, तीसरा कोर्स एग्रीगेट और चौथा होगा पानी। अगर आपके पास 4 टर्म्स हैं किसी रेशियो में तो आप समझ सकते हैं कि वो डिज़ाइन मिक्स है। अगर सिर्फ 3 टर्म्स हैं तो आपको मान लेना चाहिए कि वो एक्सपीरियंस के आधार पर बनाया हुआ कंक्रीट है, जिसको हम नॉमिनल मिक्स कहते हैं। इसके बाद हमने कुछ टेस्ट्स के बारे में पढ़ा जो कंक्रीट पे अमूमन किए जाते हैं, जिसमें पहला था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और दूसरा था स्लम्प टेस्ट। और इन दोनों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। ये पूरा पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैंने रेफरेंसेस के तौर पे निमी द्वारा बनाई गई ई बुक्स का इस्तेमाल किया है, जो ड्राफ्टमैन सिविल के लिए बनाई गई है। साथ ही साथ मैंने ML गंभीर साहब की लिखी हुई किताब डिज़ाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड सीमेंट स्ट्रक्चर से कुछ रेफरेंसेस लिए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का यह पाठ आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद।